बिकॉज वो बता रहा है कि यहाँ पे मान लो बीच में प्रोटॉन रहता है तो नंबर, ठीक है। देखो हम लोग पढ़े थे कि किसी एलिमेंट के सिंबल को यदि एक्स से डिनोट डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ऊपर पहले मास नंबर होता है, ऊपर मास नंबर होता है और नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से शो करते हैं और मास नंबर को ए से शो करते हैं, ठीक है, मास नंबर को ए से शो करते हैं, यही होता है ना, ठीक है। तो जैसे यस सर। शो करना है तो यहाँ पे 14 शो करेंगे और यहाँ पे 7 शो करेंगे, मतलब 7 बता रहा है इसका एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और एक एटॉम में क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन नंबर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है। तो मान लो किसी एटम का एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को एटॉमिक नंबर चेंज नहीं करना है, तो हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए जो चेंज नहीं हो। इलेक्ट्रॉन मान लो सारा निकल गया, किसी का 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो क्या उसका एटॉमिक नंबर 3 कम कर देंगे? नहीं कम करेंगे, तो हम लोग उसका प्रोटॉन जो होता है ना उसी को उसका एटॉमिक नंबर बताते हैं, इसलिए क्योंकि प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बंद है। बात समझ में आ रही है? प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बंद है तो प्रोटॉन कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब ये क्लियर है, तो अब हम लोग को पढ़ना है आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक है। तो आइसोटोप्स को हम कैसे समझाए थे? आइसोटोप्स को समझाने के लिए मतलब होता क्या है बेसिकली आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स को ऐसे बता सकते हैं हम लोग, जैसे कोई एलिमेंट है, ठीक है, उसका मास नंबर ऊपर लिखा गया है और एटॉमिक नंबर को नीचे लिखा गया है, ठीक है, ऐसे है। तो कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। बात समझ में आ रही है? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। बात समझ में आ रही है कि मास डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, जैसे तो ऐसा कैसे हो सकता है एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंस हो रहा, ठीक है, तो उसी के बारे में देखना है और यही है तुम्हारा आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार बुक में क्या लिखा है। In nature, number of atom of some element have been identified. ठीक है, number of atoms of some element have been identified which have same atomic number but different mass number. देखो, तो हम लोग नेचर में जब रिसर्च होना चालू हो गया ना, डिस्कवरी हो रहा था एक एक एलिमेंट का, तब डिस्कवरी में ये पाया गया कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर सपोज 1 है लेकिन मास नंबर उसका 2 हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या नाम दे दिया? आइसोटोप नाम दे दिए, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए क्या बोला गया? एग्जाम्पल के लिए बताया गया 3 एटॉमिक स्पीसीज, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है, ट्रिटियम। तो ये लोग क्या है? हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है। पहला का नाम है प्रोटियम जिससे प्रोटॉन बनता है, फिर ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इसमें क्या है? देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, तुम्हारा सब में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, सबका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। प्रोटियम का 1 है मास नंबर, ड्यूट्रियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है, ठीक है, ट्राई मतलब 3 होता है, इसका मास नंबर 3, ड्यूट्रियम इसका 2 और इसका प्रोटियम का 1। तो ये क्या हो गया? इसका मास नंबर तीनों का डिफरेंस है बट एटॉमिक नंबर सेम है, तो इसलिए ये क्या हो गया? आइसोटोप हो गया हाइड्रोजन का। इसका अलग अलग सिंबल है, एक को H से दिखाते हैं जो हम लोग का हाइड्रोजन है, दूसरा हो गया तुम्हारा डी से दिखाते हैं ड्यूट्रियम को, और ट्रिटियम को टी से दिखाते हैं, ठीक है, या तो ये सिंबल लिख दो या टी लिख दो तो समझ में आ जाएगा कि आइसोटोप से। तो एटॉमिक नंबर ऑफ
ईच वन इज वन, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन मास नंबर क्या है 1 2 3 है। ठीक है, प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3। और दूसरा एग्जांपल क्या है, कार्बन का आइसोटोप देखो 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास नंबर एक का 12 है, एक का 14 है। हम लोग जो एटॉमिक मास का डिफिनेशन पढ़ते थे उसमें C12 को बोला जाता था, बार बार C12, 1/12 ऑफ C12 बोला जाता था। ठीक है, 1/12 ऑफ C12 बोला जाता था, तो इसी का बात करता था, ये आइसोटोप का बात किया जाता था, ना कि इसका बात करता था। C14 नहीं लिखता था। ठीक है, अभी जो एग्जाम होगा तुम लोग का जिसमें MCQ आएगा, तो उस MCQ में तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन में तुमको C14 भी दे देगा। ठीक है, 1/14 ऑफ C14, लेकिन तुमको टिक क्या करना होगा, C12 का 1/12 का C12। बात समझ में आ रही है? क्लोरीन के भी केस में ऐसा ही है, क्लोरीन का 17 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो 17 है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, 35 और 5 है। सो 35 प्लस 37 करो, 7 + 12 72। ठीक है, 72/2। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन। क्लोरीन का आइसोटोप 2 आइसोटोप है, कार्बन का 2 आइसोटोप है। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप दिया हुआ है। तो on the basis of this example, isotopes are defined as atom of same element। ठीक है, सेम एलिमेंट का एटम है, having same atomic number but different mass number। सेम एलिमेंट का एटम है बट उसका मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। therefore we can say that there are 3 isotopes of hydrogen, namely protium, deuterium and tritium। ठीक है, अब हो क्या रहा है, इसको मतलब कैसे समझ सकते हैं हम लोग कि एक ही एलिमेंट है। देखो एलिमेंट तुम्हारा एक ही है, जैसे मान लो एलिमेंट कैसे बनता है, एलिमेंट जो तुम्हारा बनता है वो कैसे बनता है, एटम से बनता है। तो बहुत सारा एटम कंबाइन करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, बहुत सारा एटम कंबाइन करता है, मॉलिक्यूल बनता है। यदि ये स्फीयर को हम लोग एटम कंसीडर करें, ठीक है, मोर और लेस स्फीयर मानो, स्फीयर तो बन नहीं रहा बट जो भी है, ये तुम्हारा 2 कंबाइन करके मॉलिक्यूल बन गया, फिर ऐसा ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल कंबाइन करके तुम्हारा एलिमेंट बना दिया। ठीक है, तो अब इसी में क्या हो रहा है ना कि कुछ एलिमेंट ऐसा है, कुछ एटम ऐसा है, ठीक है, कुछ एटम इसमें इस तरीके का है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, कुछ कुछ एटम ऐसा होगा जिसका एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका तुम्हारा सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट है, मतलब यहीं से ये एटम आ रहा है, यहीं से ये एटम आ रहा है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर, जैसे मान लो ये कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है, 6 है, तो कार्बन का जनरली होता है 12, तो ये सबका 12 होगा। ठीक है, इसका 12 होगा, इसका 12 होगा। इसका एटॉमिक मास का बात कर रहे हैं, 12U बात कर रहे हैं। ठीक है, 12U मतलब यूनिफाइड मास का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सबका 12 होगा, लेकिन इसी में से कुछ ऐसा एटम होगा जिसका 14 होने लगेगा मास नंबर। ठीक है, मास नंबर 14 हो जाएगा किसी का। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलेंगे आइसोटोप है। आइसो मतलब होता है तुम्हारा सेम। ठीक है, आइसो मतलब होता है सेम, और टोप्स मतलब समझ सकते हो कि मास नंबर को बोला जा रहा है। मतलब एक्चुअली हमको नहीं पता कि टोप्स मतलब क्या होता है, बट आइसो मतलब होता है सेम, और टोप्स मतलब होता है तुम्हारा एटॉमिक नंबर होना चाहिए, तब ना एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है, आइसोटोप्स मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर है ये चीज? इसमें कंफ्यूजन होगा बाद सर में। हाँ डिफरेंट, बोलो। सर डिफरेंट न्यूट्रॉन्स नहीं होगा ये भी तुम सर, सोच सेम सकते हो। एटॉमिक हाँ, नंबर। देखो ये भी तुम सोच सकते हो, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि मास नंबर कैसे बनता है, मास नंबर तुम्हारा कैसे बन रहा है, मास नंबर तुम्हारा बन रहा न्यूट्रॉन प्लस सर प्रोटॉन को प्रोटॉन प्लस न्यू। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को ऐड करके बन रहा। अब एटॉमिक नंबर सबका सेम है, एटॉमिक नंबर तुम्हारा सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ना। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ यस प्रोटॉन सर। होता है। तो सबके केस में एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सबके लिए सेम है, तो डिफर क्या कर रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर कर रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ हाँ, न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यस सर। डिफरेंट कर रहा। तो यही चीज समझ जाओ तुम कि तुमसे यही पूछेगा, आइसोटोप्स डिफर्स इन, क्वेश्चन पूछेगा आइसोटोप्स डिफर इन। ठीक है, आइसोटोप्स डिफर इन पूछेगा तुमसे, तो तुमको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आंसर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में आइसोटोप्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफर करता है, ठीक है। आशी क्लियर है बात? यस सर। कविता समझ में आया न्यूट्रॉन से कैसे डिफर कर रहा है? कविता हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, समझ में आया कैसे वो डिफर कर रहा है, ठीक है। चलो, मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट कैसा होता है, उसमें मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स होता है। ईच आइसोटोप एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस। देखो फिर यहाँ पे बात हो रहा है ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सबस्टेंस। मतलब प्योर सबस्टेंस मतलब एक आइसोटोप्स है तो ये दूसरा, इसमें कुछ मिलावट नहीं है, ये सिर्फ यही आइसोटोप्स ही होगा, ठीक है। प्योर सबस्टेंस में तुम्हारा कंपाउंड और एलिमेंट था, तो ये भी प्योर है, तो आइसोटोप भी तुम्हारा प्योर सबस्टेंस होगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। देख लो, ये चीज इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है, तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी तुम्हारा सेम हो रहा है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो रहा है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर रहा है, ठीक है। फिजिकल आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होगा, आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होगा आइसोटोप का, ठीक। क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन टू आइसोटोपिक फॉर्म। हम लोग देखे क्लोरीन के बारे में, क्लोरीन के बारे में देखे, दो आइसोटोपिक फॉर्म है, ठीक है। एक 35 वाला है और एक 37 वाला है, ठीक है, ठीक। विथ मासेस 35 एंड 37 इन रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। 3:1 के रेशियो में ये फाउंड होता है। मतलब मान लो कि क्लोरीन का एलिमेंट है, ठीक है, क्लोरीन का जैसे ये एलिमेंट है, तो तीन एटम यदि तुम्हारा 35 वाला होगा, तीन एटम मान लो 35 वाला है, तो एक एटम क्या होगा, 37 वाला होगा। बात समझ में आ रही है? तीन एटम 35 का होगा और एक एटम क्या होगा, 37 का होगा। तीन एटम का मास यदि तुम्हारा यहाँ पे 35 होगा, तीन का मान लो 35 मास हो रहा है, ठीक है, तीन का 35 मास है, तो एक हो जाएगा 37, फिर तीन का 35 होगा तो एक का 37 होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है 3:1 के रेशियो में पाया जाता है। ऑब्वियसली द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट शुड वी टेक द मास ऑफ क्लोरीन। तो आप पूछेंगे यहाँ पे क्लोरीन का क्या मास हम कंसिडर करेंगे, या तो तीन वाले को कंसिडर करेंगे कि मतलब 35 कंसिडर करेंगे या 37 कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास का कंसेप्ट आता है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि जब तुम क्लोरीन ले रहे हो तो इसमें दोनों आइसोटोप्स प्रेजेंट हो रह सकता है, ठीक है। 3:1 का, चार तुम एटम लिए क्लोरीन का, तो पॉसिबिलिटी है कि तीन तुम्हारा 35 वाला होगा और एक 37 वाला होगा, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लो टोटल, एक सेकंड इसको ऐसे समझाते हैं। इसको क्या किया गया ना, देखो एक एटम लिया क्लोरीन का, ठीक है। फिर दूसरा एटम है ये क्लोरीन का, फिर दूसरा एटम लिया ये क्लोरीन का, ठीक है। ये सब क्लोरीन का एटम है, ठीक है। फिर ये चौथा एटम है तुम्हारा क्लोरीन का, चार एटम हो गया क्लोरीन का, ठीक। इसमें से क्या डिफरेंस क्या है कि एक एक जो एटम है ना वो तुम्हारा 37 वाला है, एक एटम जो है वो 37 वाला है, ठीक है। एक जो एटम है ये 37 वाला है, बाकी जो एटम है ये सब क्या है, 35 वाला है, ठीक है, 35 का है। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 3:1 का रेशियो। तो अब परसेंटेज निकालने बोलेंगे कि 35 वाले का परसेंटेज निकालो, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। तो 3/4 इंटू 100 परसेंटेज ऐसे निकलेगा। इसका परसेंटेज जो तीन नंबर में, तीन क्या है, 35 35 35, तो ये 35 वाले आइसोटोप का मतलब परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं इसको, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ 35 आइसोटोप्स क्लोरीन का, ठीक है। कितना परसेंट अवेलेबल है, तो ऐसे निकालते हैं। तो 4 के टेबल में इसको कैंसिल करेंगे तो 25 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 75,
तो 75% अवेलेबल होता है 35 वाला, और कॉमन सेंस भी है, 100 माइनस 75 कर दोगे तो 25% क्या आ जाएगा, 25% क्या अवेलेबल है, 37 वाला आइसोटोप। ठीक है, 37 वाला आइसोटोप अवेलेबल है तुम्हारा 25%, और 35 वाला अवेलेबल है 75%। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज मास निकालते हैं। ठीक है, एवरेज मास निकालते हैं, वही यहाँ पे निकाल के बताया हुआ बुक में। देखो यहाँ पे क्या किया है कि 35 का 75% निकाला है, 35 का 75%, 35 इंटू 75/100 प्लस 37 इंटू 25/100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऐसे 25 के टेबल में 4 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 105/4, और ये भी 4 बार में, तो 37/4, तो इसको कैलकुलेट करोगे 35.5 आता है। इसलिए क्लोरीन का मास को हम लोग कितना कंसीडर करते हैं, 35.5 कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास क्या आ रहा है तुम्हारा 35.5। बात समझ में आ रही है? कॉलेज में जाते हैं तो बात होती है एवरेज पैकेज की, कि एवरेज पैकेज कितना लगा, तो एवरेज पैकेज बोलेगा कि एवरेज पैकेज है 15 लाख रुपया। तो एवरेज पैकेज है 15 लाख रुपया, मतलब क्या कि सब बच्चा को 15 लाख थोड़ी मिलेगा, किसी को 6 लाख मिलेगा, किसी को 24 लाख मिलेगा, किसी को 8 लाख मिलेगा। सबको जोड़ के जो एवरेज निकलेगा उसको बताते हैं कि एवरेज पैकेज है 15 लाख। कितना भी बच्चा होगा जिसको कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes. यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। आइसोटोप समझ में आया। चलो अब देखो, मास ऑफ एन एटम of any neutral element is taken as the average mass of naturally occurring atoms of the element। ठीक है, तो कोई भी एटम जो तुमको दिख रहा है ना, उसका मास हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, तो एवरेज मास निकाल रहे हैं किसका, नेचुरली अकरिंग उसका जितना भी एटम होता है। जैसे यहाँ पे 35 और 37 दोनों नेचुरली अकरिंग हो रहा था, नेचुरली अकर कर रहा था, तो उसका एवरेज ले लिए, और उसका एवरेज से हम लोग क्लोरीन का 35.5 मास निकाल लिए। सो इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप, तो कोई ऐसा एलिमेंट होगा, बहुत ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई आइसोटोप्स नहीं होता है, सो देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इट। ठीक है, यदि किसी का आइसोटोप नहीं है, यदि किसी का आइसोटोप नहीं है तो क्या करते हैं, सिंपली उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड कर दो मास को। ठीक है, मास ऑफ इट्स एटम वुड बी सेम एज सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मान लो 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, ऐड कर दिए तो इसका मास नंबर 10U हो जाएगा। हम लोग देखे थे लास्ट वाले चार्ट में कि सिंपल ऐड कर रहे थे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो तुम्हारा 10U आ जा रहा था। बात समझ में आ रही है? बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटॉपिक फॉर्म, अब उस कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आइसोटॉप है, सो वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉपिक फॉर्म। तो तुमको पता होना चाहिए कि कितना परसेंट में कौन सा आइसोटॉप प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा आइसोटॉप कितना परसेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखें यहाँ 25% और 75% में अवेलेबल था क्लोरीन का आइसोटोप। तो ये चीज तुमको मिनिमम एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए परसेंटेज अबंडेंस जानना होगा कि कितना परसेंट अवेलेबल है नेचर में उसका। ठीक है, तो वो पता चल जाएगा, तब फिर तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे क्लोरीन के केस में हम लोग 35.5 को कैलकुलेट किए। इसका मतलब बोल रहा है, दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज अ फ्रैक्शनल मास ऑफ 35.5। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि क्लोरीन को तुम लोगे तो क्लोरीन का एक एटम निकाले तो इसका वेट 35.5U होगा, ये नहीं हो रहा। जैसे एवरेज पैकेज का बात बताया कि एवरेज पैकेज 15 लाख है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा को 15 लाख मिलेगा। ऐसा भी होगा किसी बच्चा को 0 मिल जाएगा और किसी बच्चा को 8 मिलेगा, किसी को 24, किसी को 6। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि 35.5 एवरेज आ गया, मतलब इतना एवरेज है। ठीक है, इतना हर किसी का वेट नहीं है, ये चीज समझना होगा। इट मीन्स दैट इफ यू टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन, इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन एंड एवरेज मास इज 35.5U। ये बता रहा है कि यदि तुम मान लो 1 मोल लेते हो क्लोरीन, तो तुमको पता नहीं है इसका एटॉमिक वेट कितना है, तो एटॉमिक मास कितना है, तो 35.5 तुम मान के चलोगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें दोनों तरह के एटम है, दोनों तरह के एटम है, तो इसका एवरेज 35.5 आ रहा है। ये चीज यहाँ पे बता रहा है। ये 35.5 ये तुमको कभी नहीं बता रहा है कि क्लोरीन का एक एटम का वेट 35.5 है। ठीक है, जब एक एटम का बात करेगा ना, तो क्लोरीन का बता देगा कि तुमको कौन सा आइसोटोप लेना है, 35 वाला आइसोटोप लेना है या 37 वाला आइसोटोप लेना है।
तो यदि 35 वाला आइसोटोप बोलेगा तो तुम मास को 35 यू कंसिडर करोगे, यदि 37 वाला आइसोटोप का बात करेगा तो 30 यू। लेकिन नॉर्मल क्लोरीन लिखेगा तो तुमको 35.5 लेना होगा, क्योंकि नॉर्मल क्लोरीन में तुम्हारा दोनों तरह का आइसोटोप अवेलेबल रहता है। बात समझ में आ रही है? 35 भी मिला हुआ है और 35 भी मिला है और 37 भी मिला हुआ है। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। तो अब आइसोटोप्स का एप्लीकेशन क्या होता है? ठीक है, आइसोटोप का एप्लीकेशन क्या होता है, तो हम लोग देखें कि आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर होता है। ठीक है, आइसोटोप का फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। तो सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, तो तुम मिक्सचर भी ले लोगे तो कोई डिफर नहीं करेगा। ठीक है, क्लोरीन तुमको बोल दिया, उसमें मान लो 37 आइसोटोप है, 35 आइसोटोप है, तो तुम मिक्सचर ले लोगे तो तुमको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिकली तो सेम है। केमिकल रिएक्शन में दोनों में से कोई भी ले लो, चलेगा तुम्हारा काम। बट आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज विच फाइंड देम यूजफुल इन वेरियस फील्ड। तो कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं आइसोटोप को, वो देखना है। जैसे एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के जैसा यूज करते हैं हम लोग आइसोटोप को। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम एक एलिमेंट है, ठीक है, झारखंड में इसका माइंस होता है, यूरेनियम माइंस। सो यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। देखो कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है उससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, सुने ही होगे तुम लोग। और आइसोटोप ऑफ आयोडीन यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर होता है आयोडीन के डिफिशियंसी से डिजीज हो जाता है, जिसमें नेक का पोर्शन तुम्हारा स्वेलअप हो जाता है, ठीक है, जिसको हिंदी में घेंगा रोग बोलते हैं। इसीलिए आयोडीन नमक बेचना शुरू किया गवर्नमेंट, क्योंकि सबको आयोडीन का डिफिशियंसी हो रहा था। तो बोला कि आयोडीन को किसी ऐसा चीज में मिक्स कर दिया जाए जो हर आदमी कंज्यूम करता है। तो बोला चीनी में मिक्स कर दो, तो बोला नहीं, जो गरीब आदमी हो सके वो चीनी नहीं खरीदता होगा। तो बोला नमक तो हर कोई खाता है और सस्ता भी है, इसलिए आयोडीन को ऐड कर दिया गया नमक में, ताकि हर आदमी के पास आयोडीन पहुंच पाए और कम आदमी को आयोडीन का डिफिशियंसी हो। ठीक है, आइसोटोप्स क्लियर है? यस सर। सर ठीक है, तो अब आइसोबार पढ़ना है। ठीक है, आइसोबार, आइसोबार क्या होता है? लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के बारे में देखना है। जैसे कैल्शियम हो गया जिसका एटॉमिक नंबर है 20, और आर्गन हो गया जिसका एटॉमिक नंबर है 18। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन दिस एटम इज डिफरेंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफर है तो प्रोटॉन का नंबर तो डिफर होगा ही। बट द मास नंबर ऑफ बोथ दिस एलिमेंट इज 40। मास नंबर दोनों का क्या है? 40 है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज सेम in the atom of this pair of elements. Atom of different element with different atomic number which have same mass number। ठीक है, यहाँ पे मास नंबर सेम है तो उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे आइसोटोप्स के केस में, आइसोटोप्स के केस में क्या हो रहा था? आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स में क्या हो रहा था? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास। और इसमें क्या हो रहा था? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी था, सेम फिजिकल, उल्टा बोले, सेम फिजिकल नहीं, सेम केमिकल होगा। हाँ, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है आइसोटोप का, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, आइसोटोप्स में ये देखें, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, और अब आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। ठीक है, बट सेम मास नंबर, मास सेम होता है। एग्जांपल में तुम्हारा आर्गन का दिया और कैल्शियम का दिया कि दोनों का मास 40 यू होता है। ठीक है, दोनों का मास 40 यू होता है। एक का तुम्हारा
एटॉमिक नंबर अलग है और दूसरे का भी एटॉमिक नंबर अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमको आर्गन का एटॉमिक नंबर दिया है 18 और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तुमको 20, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और आर्गन का होता है 18। तो 18 एटॉमिक नंबर यहाँ पे है, लेकिन फिर भी इसका मास 40 है और इसका 20 है, तो इसका भी 40 है। तो मास नंबर कैसे निकालते हैं हम लोग? मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम के लिए 20 न्यूट्रॉन होगा और 20 प्रोटॉन होगा, तो इसका मास नंबर क्या हो गया? 40 हो गया, 40U, ठीक है। और यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 प्रोटॉन होगा, ये तो फिक्स है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। कितना ज्यादा होगा? तो इसका न्यूट्रॉन हो जाएगा 22, ठीक है, 22 होगा। तो 22 होगा या 12 होगा? 8 to 10 1 to 2, हाँ 22 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, ठीक है। सो 40 इसका भी हो गया। तो न्यूक्लियस बोलते थे हम लोग, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर रहे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट 40 यदि सेम आ गया, 40 इसमें भी आ गया, आर्गन में भी आ गया 40, और तुम्हारा इसमें भी 40 आ गया, कैल्शियम में भी 40 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गया? आपस में आइसोबार हो गया। बात समझ में आ रही है? आइसोबार हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ, आइसोबार समझ में आ गया। तो अब आइसोबार का प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये चीज याद रखना आइसोबार में और आइसोटोप्स में। जा, ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ठीक है। बस इतना ही चीज था इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना था। क्या क्या हम लोग पढ़े, एक बार शुरू से यदि रिवाइज करते हैं तो समरी को ही पढ़ लो तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। देखो यहाँ पे क्या है कि क्रेडिट फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन, जे थॉमसन एंड ई गोल्डस्टीन, ठीक है। ई गोल्डस्टीन तुम्हारा प्रोटॉन का खोज किए और जे थॉमसन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का खोज किए। जे थॉमसन अपना थ्योरी दिए थे, जो वाटरमिलन थ्योरी जिसको बोल सकते हो, कि वाटरमिलन मॉडल बताया था ये, कि जो सीड होता है वाटरमिलन का वो इलेक्ट्रॉन के जैसा है और जो रेड वाला पल्प होता है वो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है। बस वो प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल दिए थे, प्लम पुडिंग, ठीक है, प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल जो ग्रुप में हम फोटो भेजे थे, ठीक है। फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था कि अल्फा पार्टिकल को इंक्लूड किए थे और वो गोल्ड लिए थे, ठीक है, गोल्ड का फॉइल लिए थे। गोल्ड का फॉइल इसलिए लिए थे क्योंकि उनको बहुत थिन लेयर चाहिए था, वेरी थिन लेयर, वेरी थिन लेयर, ठीक है। तो इसलिए वो लिए थे, और जो लिए थे वो अप्रोक्स 1000 एटम थिक था, 1000 एटम थिक था वो, ठीक है। So Rutherford model of atom proposed that very tiny nucleus is present। तो रदरफोर्ड क्या बोले कि अंदर बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है और बड़ा बड़ा सेल चारों तरफ होता है। इवन फुटबॉल फील्ड का एग्जांपल भी लिया जाता है कि बीच में यदि फुटबॉल को रख दिया जाए और पूरा फील्ड होगा, तो पूरा फील्ड यदि एटम होगा तो बीच में रखा फुटबॉल न्यूक्लियस होगा, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। और इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया गया? क्योंकि बोला था इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करने के कारण ये एक आके फिर वापस से न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। तो सब कुछ जितना भी चीज तुम देख रहे हो मैटर कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट नहीं कोलैप्स करता है। तो इसी तरह नील बोर आए, नील बोर रदरफोर्ड का मॉडल को स्टडी किए और फिर बोले ये तो सही बात बोल रहा, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। बोले कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी, मतलब डिस्क्रीट यूनिट का, डिस्क्रीट ऑर्बिट का नाम बताए वो, डिस्क्रीट ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन केवल डिस्क्रीट ऑर्बिट में रहेगा, और जब डिस्क्रीट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वहां पे एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा, वहां पे घूमने से एनर्जी रेडिएशन रेडिएट नहीं होगा, ठीक है, एनर्जी रेडिएट नहीं होगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेगा, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि डिस्क्रीट यूनिट में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए एटम क्या होगा? स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव होगा, इसलिए एटम किसी से रिएक्ट नहीं करता है। और पहले ही पता चल गया था जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। फिर जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया, और तो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये तीनों मिलकर डाल्टन का जो थ्योरी था उसको तहस नहस कर दिए। डाल्टन का थ्योरी में बोला गया था कि
एटम इनडिविजिबल है, एटम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, एटम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, एटम कैन नॉट बी डिवाइड, ठीक है। तो लेकिन ये क्या बोल दिए कि एटम डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं रहता है, इसीलिए न्यूट्रल, न्यूट्रल से न्यूट्रॉन बन गया, ठीक है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1/2000 टाइम। देखो मास इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 1/2000 टाइम लेस होता है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब इतना टाइम होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम 1 मानते हैं, 1 माना जाता है, इसीलिए दोनों ऐड होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू 0 होता है, इसलिए हाइड्रोजन का वेट को तुम क्या कंसीडर करते हो, 1 U लिखते हो। अदरवाइज यदि हाइड्रोजन के पास भी एक न्यूट्रॉन होता तो उसको, उसका वेट तुम 2U लिखते। जैसे हीलियम को क्या करते, हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो न्यूट्रॉन होगा, मतलब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होगा, तो उसका 4 लिखाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। सो सेल ऑफ एटम के बारे में बताया गया कि के सेल, एल सेल, एन सेल, एन सेल होता है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, इसके बारे में हम लोग बहुत बात किए हैं, 10 क्लास में भी बात किए, 9 के चैप्टर में 4-5 बार इसके बारे में बताया कि ऑक्टोपस का एग्जांपल लेके 8 होता है ऑक्टोपस का हाथ, तो इसका मतलब वैलेंसी भी 8 होगा। आदमी का 2 हाथ होता है तो इसका वैलेंसी 2 होगा। बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी है, जिसका जितना ज्यादा वैलेंसी वो उतना ज्यादा लोग से कंबाइन करेगा। कार्बन का 4 होता है तो वो 4 लोग से कंबाइन कर सकता है, ठीक है। फिर एटॉमिक नंबर के बारे में बोला गया, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से सेम होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही होता है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर लॉस हो सकता है, ठीक है, इन ड्यू प्रोसेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, इसलिए तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मान नहीं सकते हो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहता है, वो कभी लॉस नहीं होता। मास नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, ठीक है। एंड न्यूक्लियस मतलब, न्यूक्लियंस मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो इसलिए ये इसका मास नंबर होता है। दोनों का सम कर देंगे तो वही होगा, जैसे दो प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर 5U हो जाएगा, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एलिमेंट का एटम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। आइसोबार क्या होता है, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट हो रहा है तुम्हारा, एक सेकेंड, डिफरेंट एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तुम्हारा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में तुम कुछ इसमें बोल नहीं सकते हो, लेकिन आइसोटोप में तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारा सेम होता है, ठीक है। आइसोबार में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में तुम नहीं बोल सकते हो कुछ। एलिमेंट आर डिफाइंड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस, तो कोई भी एलिमेंट कैसे डिफाइन होता है, उसमें कितना प्रोटॉन है उसी से पता चलेगा, ठीक है, कि उसमें जितना प्रोटॉन होगा उतना ही ज्यादा उसमें मतलब उसका एटॉमिक नंबर होगा, और उसी से एक एलिमेंट का आइडेंटिटी होता है कि कितना प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 प्रोटॉन है तो वो हीलियम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हेलो। Yes, sir. सो 9 क्लास का जो जो चैप्टर था, तुम लोग का केमिस्ट्री का 4 ही चैप्टर है ना? हाँ सर। एक बार बुक देख के बताओ तो कितना चैप्टर है केमिस्ट्री का? Yes, sir.